कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एंड टैक्सेशन के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 से प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। आइए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है। 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, आयकर की दरें निम्नानुसार है। देखिए यहाँ पर आयकर की दरें निम्नानुसार है। ध्यान दीजिए आप। नंबर 1, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा। 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक, अर्थात 2 लाख से 5 लाख के बीच की जो राशि है 3 लाख, उसका 10% आयकर लगेगा। 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक अगर आमदनी है तो 20% आयकर लगेगा। 10,01,000 रुपये से अधिक अगर है आमदनी, वार्षिक आमदनी, तो 30% आयकर लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1% लग रहा है। अर्थात शिक्षा उपकर कुल मिलाकर के 2-1 3% लगेगा। जबकि सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। तो इस प्रकार से हमको नवीन की वार्षिक देय आयकर कितनी होगी ये गणना करनी है। आइए क्रम से देखते हैं। हल। सबसे पहले नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा नवीन का वार्षिक वेतन ये है 7,20,000 रुपये। ठीक है, ये पहला क्रमांक हो गया। आप बिंदुवार इसको बनाइए। इन बिंदुओं को क्रम से आप याद करिए कि इसी क्रम में आपको जो भी आयकर वाला प्रश्न रहेगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले क्रमांक में नवीन का वार्षिक वेतन हमने लिखा है यहाँ पर, और दूसरे क्रम में हमको यह देखना है कि नवीन क्या किसी अनाथ आश्रम या प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कुछ भी इस प्रकार से कहीं दान दे रहा है क्या। तो प्रश्न को देखने से पता चलता है कि नवीन अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है। तो यहाँ पर दान की राशि की गणना करेंगे हम। दान की राशि, तो यहाँ पर दान की राशि में क्या हो जाएगा। देखिए, अनाथ आश्रम में कितना दान कर रहा है, 15,000। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान देता है, जिसका 50% कर मुक्त है। जिसका 50% कर मुक्त है। 50% कर मुक्त है। ठीक है, ऐसे अर्थात कर में छूट की राशि, 15,000 का 50% निकालेंगे तो कितना जाएगा,
15,000 रुपये का 50%, तो इसको ऐसे निकाल लीजिए। ये का मतलब गुणा हो गया और 50% मतलब 50/100। ये गुणा, ये 2 शून्य ऊपर नीचे कट गया जी। अब यहाँ पर देखिए 150 गुणित 50, 2 शून्य यहाँ लिख दीजिए, 15 पंचे 75, 7,500। इसे आप मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं। 15,000 का 50% अर्थात 15,000 का आधा कर देंगे तो 7,500 निकाल आया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ज्ञात करके बताया है कि इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अब हमको देखिए 7,20,000 रुपया वार्षिक आय है, लेकिन उसमें से 7,500 रुपये कर में छूट मिलेगा नवीन को। तो यहाँ पर शेष आय क्या होगा यह देखेंगे, क्योंकि ये जो 7,500 रुपये है ये कर में इतने रुपए पर छूट मिलेगा। तो यहाँ पर अगला बिंदु यहाँ पर है तीसरा, शेष आय। शेष आय या वास्तविक आय भी कह सकते हैं इसको। तो शेष आय निकालने के लिए क्या करेंगे, वार्षिक आय। वार्षिक आय में कर में छूट की राशि को घटा देंगे। कर में छूट अर्थात दान की राशि को घटाएंगे। तो वार्षिक आमदनी है इसका 7,20,000 रुपये और कर में छूट कितना है 7,500 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको आप घटा के लिखिए। घटाएंगे 7,20,000 में 7,500 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7,12,500 रुपये। ये शेष आय है। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में हमको नवीन के द्वारा बचत की गई राशि, कर में छूट हेतु और भी बचत नवीन कर सकता है और वह बचत है 1,00,000 रुपये तक। अधिकतम 1,00,000 रुपये तक बचत किया जा सकता है जिस पर कर में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बचत अथवा कह सकते हैं जमा की राशि की गणना करेंगे। अब की गणना करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर गणना कीजिए। तो बचत में क्या कर रहा है वो नवीन, सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। तो मासिक जमा को वार्षिक में बदलने के लिए हमको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में वार्षिक जमा राशि। चूंकि प्रश्न में मासिक जमा है 4,000 रुपये, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 12 माह में कितना जमा होगा, तो 4,000 गुणित 12 कर देंगे। तो 4,000 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48,000 रुपये वार्षिक जमा हो रहा है। ठीक है, किसमें, सामान्य भविष्य निधि में। इसमें अगला बिंदु इसमें आता है नंबर ब में, जीवन बीमा की किस्त जमा करता है वार्षिक 20,000 रुपये का। तो जीवन बीमा की वार्षिक जमा किस्त कितने रुपए का है, तो 20,000 रुपये का है। चूंकि यहाँ पर जमा वार्षिक प्रश्न में भी दिया है, इसलिए यहाँ पर केवल जमा को हमको लिख देना है, कितना जा रहा है 20,000 रुपये। यहाँ 12 का गुणा नहीं करना है, ध्यान देंगे, क्योंकि प्रश्न में ही वार्षिक जमा है। अगला बिंदु आता है नंबर 4। नवीन क्या करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है 30,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिख देंगे राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश। तो निवेश
की राशि लिख सकते हैं यहाँ पर। और यह निवेश वार्षिक ही होता है, तो इसको लिख देंगे हम 30,000 रुपये। आपको ध्यान देना होगा सवाल हल करते समय कि बचत मासिक कहा जा रहा है, तो उसको वार्षिक को बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे उस रकम को। यदि बचत वार्षिक है तब उसमें किसी भी संख्या का गुणन नहीं करेंगे। और यदि बचत छमाही या अर्धवार्षिक कहता है तो उसको वार्षिक में बदलने के लिए दी गई किस्त की राशि को 2 से गुणा करना होगा। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब नवीन जो है अन्य किसी भी प्रकार का बचत नहीं करता है, तो ये 3 बचत हो गया इसका। ये तीनों को योग कर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे अतः कुल बचत की राशि, कुल बचत की राशि या जमा की गई राशि भी कह सकते हैं। तो 48,000 धन 20,000 और धन 30,000, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ कर देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, ये 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब 4 2 6 6 3 9, 98,000, 98,000 रुपये आ रहा है कुल बचत। तो इसके बाद अर्थात 98,000 रुपये पर भी उसको टैक्स यानी आयकर में ये राशि इस राशि पर आयकर नहीं लगेगा। तो अगला बिंदु आता है 5वां नंबर का, तो इसमें लिखेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय अर्थात वह राशि जिस पर आयकर की गणना की जाएगी उसको कर योग्य आय कहेंगे, कर योग्य आय। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि भी कह सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा, देखिए शेष आय कितना है, 7,12,500। इस 7,12,500 में से कुल बचत की राशि को घटाएंगे और कुल बचत की राशि है कितना, 98,000, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग उसको फिर घटाइए कितना आता है देखिए। तो इसमें घटाने पर हमें प्राप्त होता है 6,14,500 रुपये। अर्थात इस राशि पर आयकर की गणना हमें करनी होगी। तो अगला हमको बिंदु लेना है 6वां, आयकर की गणना आप करेंगे। आयकर की गणना, जो भी निर्धारित दरें हैं उसके आधार पे हमको आयकर की गणना करनी होगी। तो नंबर जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, तो आयकर की गणना में निर्धारित जो दर है तो उसमें है कि शुरू में 2 लाख रुपए तक अगर आमदनी है तो उसमें कोई आयकर नहीं लगेगा, ऐसा कहा गया है। तो नंबर 2 लाख रुपए तक पर आयकर, तो आयकर यहाँ लगेगा 0 रुपये। ठीक है, नंबर चूंकि इस व्यक्ति की आमदनी 2 लाख से अधिक है तो इसलिए इसमें से 6,14,500 में से 2 लाख पर तो आयकर लगेगा नहीं। तो अब देखते हैं 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए, दूसरा शर्त क्या कहता है, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक पर 10% आयकर लगेगा, 10% आयकर लगेगा। अर्थात 5 लाख में 2 लाख को घटाएंगे, क्योंकि देखिए 2 लाख में कोई आयकर नहीं लग रहा है। ठीक, तो 2 लाख से जैसे ही अधिक होता है, चाहे वह 1 रुपये से है, तो 5 लाख तक
अर्थात 3 लाख। 5 लाख में 2 लाख को घटाएंगे तो 3 लाख आएगा, तो 3 लाख का 10% आयकर लगेगा। अर्थात यहाँ लिख दीजिए 5 लाख, ठीक है, और इसमें लिख देंगे 2 लाख। घटाइए तो कितना आ गया, 3 लाख रुपए का 10% लगेगा। तो यहाँ पर बराबर के बराबर करिए, 3 लाख यहाँ पर देखिए 10% यहाँ निकालिए तो 10/100, 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य यहाँ कैंसिल, कितना आ गया, 30,000 रुपये आया। इस प्रकार से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 30,000 रुपये इसका आयकर की गणना सामने है। अब यहाँ पर चूंकि नवीन की आमदनी 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो 5 लाख से जितना ज़्यादा रहेगा 10 लाख की सीमा तक, तो उस राशि पर 20% आयकर लगेगा। तो यह नंबर 1 कर लीजिए, 5 लाख 1 रुपये से अधिक कितना है, 6,14,000। तो यहाँ लिख देंगे 6,14,500 रुपये तक पर 20% आयकर लगेगा। 20% आयकर लगेगा, अर्थात 6,14,500 में 5 लाख को घटाइए तो कितना आएगा, 1,14,500। इस रुपए पर 20% आयकर लगेगा, अर्थात 1,14,500 गुणित 20/100। 1 शून्य कैंसिल, 1 इधर कैंसिल, अब ये आ रहा है 1,1,4,5,0 गुणित 2। गुणा कीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 22,900 रुपये। देखिए कर योग्य आय कितनी है, 6,14,500, जिसमें 2 लाख रुपए पर आयकर 0 रुपये लग रहा है, अर्थात बिल्कुल आयकर नहीं लग रहा है। 2 लाख से अधिक किंतु 5 लाख तक, अर्थात 3 लाख रुपए पर उसको 10% आयकर लगा, जो कि 30,000 रुपये आता है। अब 5 लाख 1 रुपये से 6,14,500 रुपये तक, अर्थात 1,14,500 रुपये पर 20% आयकर लगा, तो जिसका मान आया है 22,900 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे, अतः कुल देय आयकर अ ब स तीनों में जो मान आया उसको जोड़ देंगे, तो अ में तो 0 है, तो शून्य धन ब का कितना है 30,000 और स का कितना है 22,900, जोड़ दीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे 52,900 रुपये आयकर की गणना से हमको प्राप्त हुआ। अब सरकार क्या कहती है, इस कुल देय आयकर पर शिक्षा उपकर लगाती है। यह अगला बिंदु 7वां नंबर का इसमें आ गया, शिक्षा उपकर, ठीक है। तो शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% लगता है, 3% लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देय आयकर हमें क्या प्राप्त हुआ है 52,900, तो 52,900 यहाँ लिखेंगे रुपए, और का की जगह में गुना लिखेंगे और 3% यानी 3/100, ठीक। 1 2 शून्य इधर से कट गया, बचा क्या 529 गुणित 3। आइए गुणा कर लेते हैं, तो 9 तिया 27 की 7, हासिल 2, 2 तिया 6, 6 2 8 और 3 पंचे 15, 1,587 रुपये शिक्षा उपकर लग रहा है, ठीक है। तो इस शिक्षा उपकर को कुल देय आयकर में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगला इसमें बिंदु आ जाएगा 8वां, तो इसमें आ जाएगा
कि शुद्ध देय आयकर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 52,900 में 1587 को जोड़ना है। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 9 4 13 14 की 4 हो गया, हासिल 1 आ गया तो 2 2 और 2 4 हो गया और 1 5, 54,487 रुपये ये कुल देय आयकर यानी शुद्ध देय आयकर कह सकते हैं, जिसमें शिक्षा उपकर शामिल है। इस प्रकार नवीन को 54,487 रुपये आयकर देना होगा। इसे हम आंसर कह सकते हैं, ठीक है।